कंप्लीट आ रहा है। चलिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना को आज आप देखेंगे, किस तरीके से अंग्रेजी राज यहां पर स्थापित हुआ और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को किस तरीके से लूटा। एक सोने की चिड़िया देश कहे जाने वाला, एक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला हिंदुस्तान अभी तक धन से परिपूर्ण था, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि हिंदुस्तान जो है प्राचीन समय से, जब से सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर विद्यमान थी, उससे पहले से ही यहाँ पर जो है विदेशी व्यापार प्रचलित था। पहले प्राचीन बंदरगाहों के माध्यम से यहाँ हिंदुस्तान का व्यापार होता था, लेकिन धीरे 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 आप मध्यकालीन से निकलते हुए आए, लेकिन कहीं पर आपको हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को कहीं आपने दयनीय नहीं देखी होगी, या कहीं जो है उसका स्तर गिरता हुआ नहीं देखा होगा, परंतु सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश जो कि धन से परिपूर्ण था, उसके किस्से और कहानियां आज भी भारत की प्राचीन किताबों में दर्ज हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर पश्चिमी देशों का आगमन हुआ, पुर्तगाली साम्राज्य का आगमन हुआ, डचों का आगमन हुआ, उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य का आगमन हुआ, तो अंग्रेजी साम्राज्य हिंदुस्तान की जड़ों तक को हिला दिया और उसने इस सोना की चिड़िया वाले देश को लूटपाट करके मिट्टी और रेत का घर बना दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा था मुगलों की अनदेखी, मुगलों की शान शौकत में कोई कमी ना आना, और उनकी अनदेखी जो रही थी वो हिंदुस्तान के लिए एक विष का कारण बनी। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इन मुगलों का इग्नोरेंस रहा। इन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए इसको इग्नोर किया, तो आप आज ये जानेंगे कि भारत जो इतना बड़ा धन से परिपूर्ण देश था, जिसके किस्से और गाथे कहानियां किताबों से लेकर के जो है दादी नानी तक सुनाई जाती थी, वो हिंदुस्तान जो है एक गुलाम मुल्क के रूप में जाना गया। और 350 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर गुलामी के रूप में उसको गुलाम बना करके रखा, और आज भी हिंदुस्तान कहीं ना कहीं एक गुलाम मुल्क देश है। क्योंकि गुलाम मुल्क देश इसलिए है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब कभी इंग्लैंड जाता है तो उसको वीजा की जरूरत होती है, लेकिन जब कभी इंग्लैंड का पीएम हिंदुस्तान आता है तो उसको किसी भी तरीके की कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हिंदुस्तान आज भी एक गुलाम मुल्क है। तो यहां पर आज अंग्रेजी साम्राज्य का आगमन यहां पर आप देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, मैप सभी को चमक रहा है, कोई दिक्कत कैमरे में आ रहा है? नहीं भाई, कैमरे में आ रहा है, पोडियम की तो दिक्कत नहीं, ठीक है, पोडियम तो नहीं आ रहा, चलो थोड़ा आगे कर देते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको, जब आपने जो है पुर्तगाली साम्राज्य को पढ़ा तो मैंने बताया था आपको कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो व्यक्ति आया, अर्थात कहने का मतलब है प्रथम व्यापारी, तो मैंने उसके नाम को बताया था वास्को डी गामा। हिंदुस्तान में प्रथम व्यापारी यात्री था जो कि व्यापार करने के माध्यम से यहां पर आया था। उसको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा शासनकाल जो है यहां पर बीत जाएगा, इतना लंबा जो है टाइमिंग पीरियड हम बिताएंगे, क्योंकि पुर्तगाली साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला था और सबसे बाद में जाने वाला था। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई विदेशी व्यापारी आया तो उसमें पुर्तगाली साम्राज्य था, और सबसे बाद में भी वही गया था। हिंदुस्तान की आजादी के बाद गया था वो। 1961 में वो यहां से गए थे और 1498 में वो भारत में उन्होंने कदम रखा था व्यापारिक तौर पे। लेकिन पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान में आकर के यहां पर अपने वर्चस्व को स्थापित किया, और बड़े अच्छे से उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति के तहत हिंदुस्तान के जो अरेबियन सी है, यहां पर जो अरेबियन सी मतलब अरब सागर है, यहां पर आप देखेंगे अभी अरब सागर को, ठीक है, तो हिंदुस्तान पर जो है अरेबियन सी पर जो है यहां पर एक सूरत गुजरात वगैरह का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे ये साउथ इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, और यहां पर आप पढ़ेंगे ये सब इंडोनेशिया। ये क्या है मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया। देखिए बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इंडोनेशिया, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है बेटा, ये बंगाल की खाड़ी। यहां पर देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, अरेबियन सी। जितने भी विदेशी व्यापार होते थे वो सारे के सारे अरेबियन सागर से होते थे, ये आपको मालूम है। उन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या काम किया कि यहां पर आकर अरब सागर पर अपना कब्जा जमा लिया,
लेकिन ज्यादा दिन किसी की नहीं रही। हुआ क्या कि पुर्तगालियों के बाद में 1602 में डच आए और डचों ने पुर्तगाली शक्ति को हराया भी। और सबसे पहले हिंदुस्तान से अगर कपड़े का व्यापार करने वाले लोग थे तो वो डच थे। सबसे पहले डचों ने ही मतलब कहने का यह है कि यहां से सूती कपास वगैरह जो सूती वस्त्रों का विदेश में भेजने का काम किया था, जो पश्चिमी देशों में भेजने का काम किया था, वो किसने किया था? वो डचों ने किया। लेकिन पुर्तगाली डचों के कब्जे में नहीं आए और ना ही इतना बड़ा वर्चस्व था डचों का जो पुर्तगालियों को वो हरा सकते थे। लेकिन उसके बाद में अभी आप जो अंग्रेजी साम्राज्य का शासन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम जो अंग्रेज हिंदुस्तान आया उस व्यक्ति का नाम किसी को पता है? सर्वप्रथम भारत आने वाला अंग्रेज, समझ लीजिएगा, भारत आने वाला अंग्रेज। ये यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन आया। इसका नाम था, मैं आपको बताता हूं, जॉन मिडल्टन। जॉन मिडल्टन। जॉन मिडल्टन प्रथम अंग्रेज यात्री था जो हिंदुस्तान की तरफ आया। अब बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है। 1597 में ये अंग्रेज 1597 में हेक्टर नामक जहाज से आया। किससे आया ये? हेक्टर। याद रखना कि हेक्टर नामक जहाज से हिंदुस्तान की तरफ आया। ये कहावत है कि ये पहला अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया था तो केवल और केवल हिंदुस्तान के जो चर्चे पश्चिमी देशों में चल रहे थे, यहां के जो कि ये धन से परिपूर्ण देश है, क्योंकि पुर्तगाली जब यहां से बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमा रहे, वो मसालों का व्यापार कर रहे थे, तो ये चर्चे पश्चिमी देशों में थे। तो अंग्रेजों का रुख हुआ कि यार हम इधर जाकर के देखें कि पूर्वी देश में क्या है, क्योंकि जो पूर्वी एशिया के अकॉर्डिंग आने वाला था हिंदुस्तान, ठीक है, और जो बाकी ब्रिटेन, लंदन वगैरह जब आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सब जो है पश्चिमी देशों का अकॉर्डिंग आते थे। तो सबसे पहले जॉन मिडल्टन हिंदुस्तान की तरफ आया और ये आया 1597 में हेक्टर नामक जहाज से जो है हिंदुस्तान आया। और आने के बाद इसने क्या काम किया, पहली बार ये स्थल मार्ग से आया और दूसरी बार जो है ये जल मार्ग से आया, क्योंकि 2 बार हिंदुस्तान की तरफ आया। लेकिन पहले आने वाला यही व्यक्ति था। होता क्या है कि जिस समय ये हिंदुस्तान आया था 1597 में, उस समय जो है जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल का नाम सुना है? तो पुर्तगाल जो था उसका विलय स्पेन में हो गया था। किस में हो गया था? स्पेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेन और जो पुर्तगाल थे वो बिल्कुल बराबर में थे। जब मैंने आपको पुर्तगाल पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि वास्को डी गामा स्पेन का निवासी था और स्पेन से ही उसने अपने जहाज को चलाना शुरू किया था हिंदुस्तान की तरफ जब वो आया था। तो उस समय जो पुर्तगाल का राजकुमार था उसने स्पेन में विलय कर दिया पुर्तगाल का। और जब वो विलय कर दिया तो मैं आपको बताऊं इसी समय क्या हुआ था कि जब हिंदुस्तान की तरफ जो शक्तियां आ रही थी, जो पश्चिमी देशों से शक्तियां आ रही थी, तो 1588 में जो स्पेन का एक जहाजी बेड़ा था वो जा रहा था जब निकल करके, तो अंग्रेजों ने उस जहाजी बेड़े को 1588 में सबसे पहले हराया था। समझ रहे हो? सबसे पहले जो भिड़त हुई थी अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की वो 1588 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1588 में। अभी जॉन मिडल्टन जो है वो हिंदुस्तान नहीं आया, उससे पहले जो 1588 में इनकी भिड़त हुई, और जब भिड़त हुई तो इनकी पराजय हुई किनकी? पुर्तगालियों की। किनसे? अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज बहुत, आपको बताएं, अंग्रेज बहुत ही बुद्धिमान थे, अंग्रेज बहुत माइंडेड थे, समझ रहे हैं आप, और ताकतवर भी थे। उनकी युद्ध रणनीतियां जो थी वो अलग थी। तो होता क्या है मेरे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि उस समय जब 1588 में अंग्रेजी बेड़े ने पुर्तगाली बेड़े को हराया, तो उस समय पुर्तगाली साम्राज्य का जो एशिया का व्यापार प्रचलन था वो हल्का पड़ गया। समझ रहे हो? एशिया से जो पुर्तगाली व्यापार था, उस समय पुर्तगालियों को यह एहसास हो गया कि हमसे बड़ी ताकत भी यहां पर जो है व्यापार करने की इच्छुक है, ठीक है। और अंग्रेजों को यह हो गया कि ये हिंदुस्तान से इनका जो व्यापार चल रहा है बड़ी मात्रा में, इन्होंने वहां पर जो है अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है हिंदुस्तान के ऊपर। वहां पर जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर रखी है अरब सागर में। अगर हम लोग जाएंगे तो अपना प्रूफ वहां पे जमा लेंगे और इसका मतलब है कि हमारा भी व्यापार वहां से खुल जाएगा, तो बड़ी मात्रा में हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। ये अंग्रेजों के दिमाग में रणनीति पैदा हो गई। जब अंग्रेजों के दिमाग में ये हो गया
और अंग्रेजों ने क्या काम किया कि हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने जो है डचों से भी लिंक मारे। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि 1599 में लंदन के अंदर, किसके अंदर, लंदन के अंदर 1599 में लंदन के अंदर अंग्रेजों ने क्या काम किया मैं आपको बताऊं। ठीक है, कहां पर बेटा आपको बताएं, लंदन में। ठीक है, लंदन में कितने में, 1599 में। समझ लेना बात, 1599 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जाने के लिए अर्थात पूर्वी देशों से, मतलब पश्चिमी देश, सॉरी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना करी, जिसका नाम अभी आप जानेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक बच्चा उठे मेरा, एक मिनट उठे। भीग जाता, पानी, बारिश हो रही है। क्या हुआ, पानी बरस रहा। एक काम करेंगे, हम नाम ऑर्डर कर देते हैं, अभी अंग्रेजों की बात चल रही है, उनसे बोल देंगे कि एक बेड़ा इधर को भी भेज दो, ये हमारे बच्चे क्लास में बैठे हुए बैठ के चले जाएं। ठीक है, और अगर अंग्रेज नहीं भेजेंगे तो हिंदुस्तानी यहाँ है, गाड़ी है हमारी, हम दो दो बच्चों को छुड़वा देंगे। और बताओ इससे ज्यादा क्या मदद कर सकते हैं आपकी। ठीक है, अभी इतना पानी नहीं पड़ा है जितना बड़ा पुल बना दिया है आपने। ठीक है, इसलिए चिंता ना करें। ये जो होती है ना बारिश, इसको उर्दू भाषा में कहते हैं कि ये रहमत होती है, और हिंदी में इसको बोलते हैं कि ये जो है एक तरीके से हमारे लिए गॉड का एक गिफ्ट है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से पड़ती है। और मैं चाहता हूं कि खूब जोरदार पड़े, हम भी भीगे और आप भी भीगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब अंग्रेजी साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां देखेंगे 1599 में अंग्रेजों ने लंदन के अंदर क्या काम किया, हमारी साइड, मतलब हमारी साइड का मतलब है पूर्वी देशों से, पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले एक कंपनी बनाई। ठीक है, क्या करा उन्होंने, कंपनी बनाई। और ये कंपनी जब बनी तो इसमें कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह था कि 217 लोग मौजूद थे। कितने लोग थे, 217। इस कंपनी का नाम था कंपनी गवर्नर, बहुत लंबा नाम है इसका, मैं लिख देता हूं, गवर्नर एंड कंपनी। गवर्नर एंड कंपनी, मैंने इसका नाम लिख लिया था क्योंकि वो इतना लंबा नाम है, आप सोचेंगे, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी और सुनना, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। उस समय लंदन में 1599 में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नाम था, इतना लंबा, इस नाम से कंपनी एक स्थापित हुई बच्चों। अब समझ लेना बात को। ठीक है, क्या नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में हम लोग जानते हैं। अभी आप देखेंगे इसको, ये कंपनी स्थापित हो गई और इस कंपनी में कुल मिलाकर के जो लोगों की संख्या थी वो थी 217। 217 लोगों की एक कंपनी जो है वो अंग्रेजों ने बनाई, और इस कंपनी को यह दायित्व दिया गया कि ये पूर्वी देशों से व्यापार करेगी, और जो अंग्रेजों का जो सुप्रीम था, ठीक है, उसके अधीन ये काम करेगी, जो कि जेम्स प्रथम के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगी। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना हुई थी, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। कौन था बेटा,
ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन था। तो अगर आपका आंसर आएगा तो वो कौन आएगा, वो अकबर आएगा। अभी देख लेना होता क्या है कि 217 व्यापारी लोग इसमें शामिल हो गए और इस कंपनी को एक सामूहिक रूप से बना लिया गया। लेकिन कंपनी को 217 लोगों पर यह भरोसा नहीं था कि ये पूरी तरीके से काम कर सकते हैं कंपनी में जुड़ करके, बस उसको यह भरोसा था कि ये बाहर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का दायित्व निभाने के लिए उसको चुनिंदा लोगों पर भरोसा था, और जो भरोसा था तो ब्रिटेन की महारानी का नाम सुना होगा उस समय आपने, ठीक है। तो ये जो कंपनी थी मैं आपको बता दूं, ये 16 दिसंबर, ठीक है, 1599 अर्थात में 1600 माना जाती है, को स्थापित हो गई। और स्थापित होने के बाद इसमें 26 लोगों को चुना गया, जिसमें एक तो बना निदेशक, एक बना निदेशक और एक बना, आपको बता दे, एक बना उप निदेशक। क्या बना, एक उप निदेशक। और 24 जो थे, 24 अन्य इसके सदस्य बन गए। समझ रहे, 26 लोगों को इसके मंडलीय कार्यालय, जो निदेशक मंडल था, इसके निदेशक मंडल में कुल मिलाकर के 26 लोगों को चुना गया, एक उप निदेशक और एक निदेशक, और 24 अन्य लोग कंपनी में छोटे छोटे पदाधिकारी बना दिए गए। और इनको यह अनुमति दी गई कि आप जो है अब पूर्वी देशों से मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं। समझ लेना मेरी बात को। कंपनी क्यों बनाई गई, क्योंकि पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो जाती थी। जैसे मेरा मन किया मैं भी व्यापार करने के लिए चला गया, इनका मन किया इन्हें भी। लेकिन कंपनी इसलिए बना दी गई कि जहां पर कंपनी अपना व्यापार करेगी वहां पर कोई दूसरी कंपनी आकर के उनका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वहां पे व्यापार नहीं कर सकती। बिना इस कंपनी की मर्जी के कोई दूसरी कंपनी उसके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने कंपनी को बनाया। और जब कंपनी को उन्होंने बनाया तो उस समय उन्होंने यहां पर क्या काम किया कि 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात नहीं? कितने वर्षों के लिए? पहली बार इसको जो है 15 वर्षों के लिए, ठीक है। किसके? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नहीं समझ रहे कि ना? महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने जो है क्या काम किया, इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। समझ लेना आप मेरी बात। जब अनुमति प्रदान कर दी तो होता क्या है कि हिंदुस्तान की तरफ अर्थात पूर्वी देशों की तरफ पहला जो जहाज था, गिलोब नामक एक जहाज था, अंग्रेजों का पहला जहाज जो गया, उस जहाज का नाम था गिलोब। गिलोब जहाज था। क्या नाम था उसका? वो हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, या हम कह सकते हैं भाग्यवश, है ना, वो जो था अरब सागर से निकलता हुआ और इधर की तरफ हिंद महासागर से जो है अरब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद वो इधर 3 द्वीप आपने सुना होगा, यहां पर जावा, सुमात्रा और तीसरा बोर्नियो। नाम सुना है आपने? तो जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, ये तीनों द्वीप इंडोनेशिया के मसाला द्वीप है। तो अंग्रेज जब पहली बार आए तो वो क्या काम किया, वो हिंदुस्तान डायरेक्ट नहीं गए। बड़े अच्छे से समझ लेना मेरी बात को। अंग्रेज आए कैसे, ये समझना सबसे अहम क्वेश्चन है आपके लिए। किस तरीके से उन्होंने इंडिया के अंदर तबाही मचाई, ठीक है। तो अंग्रेज वो हिंदुस्तान नहीं आए डायरेक्टली, वो क्या हुआ कि वो इधर से होते हुए वो इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पे पहुंच गए। बोर्नियो, सुमात्रा और जावा जो द्वीप है, आपको बता देता हूं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, इसका सीक्वेंस पूछा था उन्होंने, ठीक है। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो का क्रम लगाइए, बस इतना पूछा था। पूरब से पश्चिम करके लगाइए या उत्तर से दक्षिण लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि पूरब से पश्चिम इस तरीके से हट जाएगा थोड़ा थोड़ा। किस तरीके? उत्तर से दक्षिण पूछा था उन्होंने, नॉर्थ से साउथ, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने लिख दिया है वैसी प्रकार से है, ये क्वेश्चन रेडी हो जाता। अब सोचने वाली बात है, देखो अब हम आपसे दिखाने लगे इसको तो सोचेंगे यहां से कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। लेकिन ये इंडोनेशिया के मसाला द्वीप थे। हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज इधर की तरफ आए थे तो सबसे पहले इन्हीं द्वीपों पर पहुंचे। यहां पर लौंग और काली मिर्च का जो व्यापार था वो बड़े पैमाने पर, समझ गए आप।
अंग्रेजों ने यहां से जो है बड़ी मात्रा में व्यापार किया। जब बड़ी मात्रा में उन्होंने यहां पर व्यापार किया, ये पहुंचे कब थे ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये 1608 में, ठीक है, कहां पर पहुंचे थे? जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, इन द्वीपों पर। ये कहां पर थे आपको बता दे, ये तीनों द्वीप जो थे ये कहां के थे? ये इंडोनेशिया के थे। और इन तीनों द्वीपों पर पहुंचने के बाद 1608 में इन्होंने यहां से व्यापार करना स्टार्टिंग कर दिया। लेकिन अब यह है श्रीलंका के करीब से गुजर रहे थे भाई, बराबर में करीब से गुजरे, तो हिंदुस्तान की भी इनको लोकेशन पता लगी गई थी। तो 1608 में जब इन्होंने यहां से व्यापार करना स्टार्टिंग किया मसाला द्वीपों से, इनको बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको बताता हूं कि उस समय महारानी एलिजाबेथ तो खत्म, और यहां से शुरू होता है जेम्स प्रथम अंग्रेज। नाम सुना होगा आपने जेम्स प्रथम का। तो जेम्स प्रथम से एक पत्र आपका यहां पर लिखता है। जेम्स प्रथम एक लेटर लिखता है किसको? मुगल बादशाह अकबर को, ठीक है। और ये पत्र जो है, इस पत्र को जो है शाही फरमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शाही, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबारों में जाने वाले पत्रों को शाही फरमान कहा जाता है। और ये पत्र जो था बादशाह अकबर के नाम का टाइप किया गया और इसको लिख करके लिफाफे में, और एक बड़ा ही सुंदर सुसज्जित रतन जड़ित रथ, नहीं समझे आप मेरी बात, एक ऐसा मानो के रतनों से जड़ा हुआ रथ बनाया अंग्रेजों ने। और बनाने के बाद अभी समझना 1608 की घटना है। कितने की घटना है? 1608 में, याद रखना। अब यहां से आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यहां पर भारत के अंदर एंट्री दिखाऊंगा, भारत में आगमन देखिएगा। भारत में आगमन, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये लोग सबसे पहले डायरेक्टली हिंदुस्तान नहीं आए, ये सबसे पहले जावा, सुमात्रा और बोर्नियो पर गए थे, और यहां से इन्होंने मसाला की ट्रेडिंग की। और ये खबर जब पहुंची तो इनको लगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत कुछ है, यहां पर जो है बहुत सारे मसाला द्वीप हैं, ठीक है। लेकिन क्या था कि हिंदुस्तान पूर्णतः मुगलों के अधीन था, मुगलों की तूती बस्ती थी, मुगलों के नाम के सिक्के थे, मुगलों के नाम के चर्चे थे, तो इसलिए मुगलों की बिना अनुमति के इनको व्यापार करने की यहां पर परमिशन नहीं मिलती। तो हुआ क्या कि जेम्स प्रथम ने एक पत्र आपका जो है अकबर को लिखा, मुगल बादशाह अकबर को लिखा, और उस पत्र में जो है उसने मित्रता जैसे शब्दों को जो है व्यक्तित किया। और वो पत्र जो था, मैं आपको बताऊं, 1608 में एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम था, आपको पता होगा, कैप्टन हॉकिंस। नाम सुना है? कैप्टन हॉकिंस जो था, ये आपको बताऊं, ये प्रथम अंग्रेज था जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा था। समझ रहे हैं मेरी बात? हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम मतलब कि शाही फरमान के द्वारा हिंदुस्तान का फरमान लेकर के कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस क्यों भाई, क्यों भेजा गया कैप्टन हॉकिंस को? अभी समझने की बात है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लेगा मेरी बात को, कि कैप्टन हॉकिंस के अंदर कुछ क्वालिटीज थी। हाँ भाई, पीछे क्या बोला मैं? सिविल की क्लास है, अगर सिविल पढ़ना तो तमीज से पढ़ो, और मैं बिल्कुल इतने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पे देखो, वो डायरेक्ट अंग्रेजों में डेटा लिख के ना उस पर ही समझा के पूरा लेक्चर पूरा कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तुम्हें ये नहीं बताएगा जल्दी से कि कहां से शुरू हुई, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूं, वहां पर व्यूज पाने के लिए, ठीक है, लाइक्स पाने के लिए, वो लोग ज्यादा लंबी बोरिंग सिस्टम क्लासेस नहीं डालते। वो छोटी सी शॉर्टकट डाली, खत्म करो। यूट्यूब से पढ़ के कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो यूपीएससी को निकाल ले, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, चाहे कितना भी पढ़ ले। यूपीएससी वही बच्चा निकाल सकता है या तो जिसने प्रॉपर क्लास पढ़ी हो, या फिर उसने प्रॉपर बुक को पढ़ा हो। और ये सत्य है, गले में उतार लेना। किताबें जो पढ़ के नॉलेज ग्रहण करता है उसका तो कोई कटाक्ष नहीं होता, क्या कितना ही बड़ा सुपीरियर टीचर बैठ जाए उसकी नॉलेज को काट नहीं सकता, जिसने किताब पढ़कर नॉलेज को गेन किया है। क्लास की नॉलेज जो होती है उससे क्या है, स्मार्ट बनता है बच्चा। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, अगर वो देख रहा है नीचे अगर एक डिस्को डांसर वाली आ गई तो फिर जो है वही चलने लगा, बहुत देर तक उसे ही चला रहा है। तो वहां पे टाइम की वेस्टिंग, अपनी जगह से हट जाना, और इतना बेहतर कंटेंट नहीं मिलता है। सिर्फ वो यूनिक चीजें बताएंगे आपको,
यूनिक चीजें बताते हैं, बिल्कुल डिफरेंस जो आपको किताब में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको उत्सुकता बढ़ेगी उसे जानने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। एग्जाम में लॉजिक पूछा जाता है, और अगर उन्होंने लॉजिक बताना शुरू कर दिया तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई उनकी वीडियो वील वगैरह कुछ नहीं देखेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लॉजिक दिमाग के प्रेशर से लिया जाता है। जब तक माइंड पे प्रेशर नहीं करेंगे तब तक नहीं। अभी आप देखना, बड़ा मजा आएगा इसमें। अंग्रेजों में अभी तो मैं बच्चा बच्चा करके खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ, अभी देखना कितना मजा आएगा ना इसमें, है ना। और मजा क्या आएगा यार, हमको बहुत लूटा इन्होंने, कमीनों ने। अभी देख लेना, अभी है ना, बहुत ज्यादा मुगल बादशाहों की अभी बता रहे, देखो अभी वही आ गए हम बिल्कुल। हमने क्या कहा, सुसज्जित रतन जड़ित हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक रथ बना करके अंग्रेजों ने तैयार किया, सिर्फ हिंदुस्तानियों को लुभाने के लिए। अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर मुगल बादशाहों को लुभाने के लिए, अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए उनको क्या काम किया, एक रतन जड़ित रथ बनाया, और रथ बना करके उसको जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है दे दिया। कैप्टन हॉकिंस को दे दिया, बोले जाओ अब हिंदुस्तान जाओ मुगल बादशाह के दरबार में। अब कैप्टन हॉकिंस के अंदर जो सबसे खास क्वालिटी ये थी मेरे बच्चों, कि ये व्यक्ति जो था ये तुर्की बोल सकता था। क्या बोल सकता था? ये तुर्की भाषा में जो है बात कर सकता था। जब ये हिंदुस्तान में गया तो सबसे पहले ये रुका कहां जाकर, ये रुका यहां पर सूरत बंदरगाह पर। समझ रहे हैं मेरी बात? जब ये सूरत बंदरगाह पर जाकर रुका तो इसको अंग्रेजों, अब पता लग गया पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों ने क्या काम किया, कैप्टन हॉकिंस को वहीं पर रोक लिया और वहीं रोके रखा। लगभग 6 महीने इसको जो है वहीं रोके रखा। कहां पर? सूरत में। उस समय जो बादशाह जहांगीर था वो कहां पर था? वो अजमेर में था। ठीक है। जैसे इसको खबर मिली कि बादशाह शाहजहां का दरबार, जो वो मुगल बादशाह से मिलना चाहता था, क्योंकि अकबर के नाम का पत्र था, उनको जानकारी थी नहीं, क्योंकि अकबर की जो डेथ थी वो 1605 में हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन पत्र किसके नाम का था? वो अकबर के नाम का। अकबर की डेथ 1605 में हो चुकी थी, ये 1608 में आया, क्योंकि इनको आने में 1 वर्ष का समय तो कम से कम लगता था। जब ये इधर की तरफ आया तो सूरत में इसको जो है पुर्तगाली बेड़े ने रोक लिया, क्योंकि ये लड़ने कोई आया था, या तो पुर्तगालियों का बादशाह था, कौन रोक गया। लेकिन ये मौका पाकर और जिद पाकर जो है मुगल दरबार, अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर जो आगरा आपने देखा होगा, आगरा, ठीक है, मुगल दरबार आगरा के अंदर पहुंच गया। जब आगरा के अंदर ये पहुंचा 1608 में, तो याद रखना कि पहला अंग्रेज जो मुगल दरबार में पहुंचा था वो कैप्टन हॉकिंस था। और कैप्टन हॉकिंस जब गया तो इसने क्या काम किया, बादशाह जहांगीर से इसकी भेंट हुई, और बादशाह जहांगीर से जब मुलाकात हुई तो इसने तुर्की भाषा में, किस भाषा में भाई, अंग्रेज था, इसने तुर्की भाषा में कैप्टन हॉकिंस ने, ठीक है, बादशाह औरंगजेब से बात की, सॉरी जहांगीर से बात किया। ठीक है। और जो है जो अंग्रेज मतलब अकबर प्रथम के नाम से ये पत्र लेकर के आया था उसके दरबार में, वो पत्र जो है भेंट स्वरूप जो था उसने जहांगीर को प्रदान किया। जब जहांगीर को प्रदान किया, बोले ये तो जो है अकबर प्रथम के नाम का, उनके पिता के नाम का था। अब जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो अब वो तो डेथ हो गई अकबर की, बादशाह जहांगीर के, उसके हाथों में जब आया और तुर्की भाषा में जब बात की, फिर उसके बाद इन्होंने जो था वो जो रतन जड़ित रथ था, जब जहांगीर को दिया तो जहांगीर उस रथ को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। बोले वाह भाई वाह, ऐसा रथ तो मैंने देखा ना, बड़ा सुसज्जित रथ। अब एक बात बताओ, जब किसी मुर्गे की या बकरे की गर्दन पे छुरी रखी जाती है, ऐसा होता है ईद में जब जो है आपने देखा होगा कुर्बानी दी जाती है, तो उससे पहले आप चाहे वो बकरा हो या कटरा हो या कुछ भी हो, एनी XYZ, तो उसको जो है नहलाया भी जाता है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं। बेचारा बकरे को स्पेशल चने खिलाए जाते हैं, आपने मालूम है ना, बड़े अच्छे से खातिर पानी, और उस दिन शायद हार भी डाल दिया जाता है गले में। ठीक है, कुर्बानी से पहले उसकी, हम गलत तो नहीं कह रहे। वैसे ही रतन जड़ित जब रथ उसको प्रदान किया गया भेंट स्वरूप, तो बादशाह जहांगीर गदागद हो गया, बोले भाई आ जा यार गले मिल ले। और दूसरी बात यह थी कि कैप्टन हॉकिंस जो था वो तुर्की भाषा में बात करने लगा, तो उसकी इस क्वालिटी को देख करके यूपीपीसीएस में 4 से 5 बार आने का रिकॉर्ड है इस क्वेश्चन का जो मैं बोलने जा रहा हूं। तुर्की भाषा में बात करने की कला को देख करके बादशाह जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी।
यह आता है क्वेश्चन कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी, तो इंग्लिश खान की क्या दी आपको बता दें, उपाधि। और इंग्लिश खान की उपाधि के साथ इसको 400 का मनसब भी प्रदान किया। ठीक है, क्या किया, मनसब प्रदान किया, मैंने आपको बता दिया था। तो 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि जो थी वो कैप्टन हॉकिंस को उसने जो है खुशी होकर के जो है प्रदान कर दी। बोले जाओ, क्योंकि मुगल बादशाह की बात थी, जो समझ में आ गया वही सही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, इसकी इस बात से जो है खुश हुए और 400 का मनसब सबसे पहले उन्होंने गुजरात को दिया उसे। बोले गुजरात में व्यापार करने की अनुमति, आराम से कर, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं जिंदा। ठीक है, और उन्होंने व्यापार की अनुमति जो है वहां पर दी। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले जो है कैप्टन हॉकिंस ने औरंगजेब के समक्ष ये बात रखी कि क्या हम सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो जब उसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की बात कही तो उस समय बादशाह औरंगजेब याद आ रहा है, बादशाह जहांगीर ने उसको अनुमति तो दे दी, लेकिन हुआ क्या कि जो सूरत के व्यापारी थे उन्होंने उस चीज का विरोध करा। जब उन्होंने विरोध करा तो जहांगीर को समझ में आया, बोले छोड़ दो भाई, ठीक है, अब तुम फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं खोलोगे, तुम केवल और केवल ऐसे ही यहां से आओ जाओ, खरीदा खरादी करो, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया कि गुजरात के जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, उनके विरोध के कारण जो है उसकी अनुमति क्या कर लिया, वापिस ले ली। जब वापिस ले ली तो 1611 में 1600 कितने में 1611 में जो कैप्टन हॉकिंस था वो वापिस जो है वापिस कहां पर आ गया, प्रॉपरली सूरत में आ गया, आगरा से सूरत आ गया। लेकिन हुआ क्या कि जहांगीर तो आगरा की गद्दी पर था, क्योंकि आगरा से ही वो सारा शासन चलाते थे। तो सूरत आ गया और सूरत आने के बाद में मिडिल्टन, जो जॉन मिडिल्टन था, समझ रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जॉन मिडिल्टन प्रथम अंग्रेज यात्री था जो हिंदुस्तान आया था स्थल मार्ग से। लेकिन दोबारा 1611 में जॉन मिडिल्टन आया 3 जहाजी बेड़ों को अपने साथ लेकर के। कितने बेड़ों को, यहां से सुनना, आप यहां से आप सुनना, कलाकारी शुरू होती है। तो जॉन मिडिल्टन 3 जहाजी बेड़ों को लेकर के जो है वो आ गया। कहां पर आ गया, कहां आ गया बच्चों, बताओ, अरे भाई भारत आ गया, समझ रहे हो। जॉन मिडिल्टन 1611 में हिंदुस्तान की तरफ आ गया। ठीक है, कहां पर आ गया, हिंदुस्तान की तरफ आ गया। कितने में आपको बता दें, ठीक है, 1611 में जॉन मिडिल्टन, ठीक है, मिडिल्टन, ठीक है, कितने जहाजी बेड़े, 3 जहाजी बेड़े लेकर के जब ये आया तो अब इन्होंने क्या काम किया, पुर्तगालियों को ये बात पता लगी कि भाई ये अंग्रेज यहां पर आ गए हिंदुस्तान में। अंग्रेज जब हिंदुस्तान जॉन मिडिल्टन आया तो उन्होंने क्या काम किया, पुर्तगालियों ने जॉन मिडिल्टन को स्वावल्ली, एक जगह पड़ती है आपको बता दे स्वावल्ली, अंग्रेज यही सूरत के पास में एक जगह पड़ती है स्वावल्ली, स्वावल्ली में इधर से पुर्तगाली आ गए, ठीक है, और इधर से जो है अंग्रेज आ गए। दोनों के मध्य में क्या हुआ कि भीषण युद्ध हुआ स्वावल्ली के अंदर। ठीक है, एक जगह स्थान है, एक पैलेस है स्वावल्ली। इसमें क्या है कि अंग्रेज और पुर्तगालियों के आपस में दोनों में भिड़ंत हो गई और जॉन मिडिल्टन ने हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इतनी बुरी तरीके से मारकाट की कि पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा दिए और पुर्तगाली जेड़े को इतनी बुरी तरीके से पराजित किया। यह खबर जो है बादशाह जहांगीर के कानों तक चली गई कि इतनी बुरी तरीके से इनको हराया। अब जहांगीर को लगा कि यार इसका मतलब अंग्रेज जो है वो प्रभावशाली है, इसका मतलब वे प्रभावशाली है और मजबूत भी है, ताकत से भी, दिमाग से भी। और यहां पर अच्छा इसका मतलब क्या है, पुर्तगालियों का जो पहले व्यापारिक नीतियां थी उनसे भी जो थे ये मुगल बादशाह परेशान थे। परंतु क्या है कि उन्होंने अंग्रेजों की बहादुरी को देख करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान के अंदर पहला संरक्षण जहांगीर ने प्रदान किया, क्योंकि जहांगीर रतन से तो मतलब रतन जड़े रात से खुश था ही, और उसने क्या काम किया, उसको क्या काम करा कि भाई आप एक काम करो, आराम से जो है करो। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेजों ने क्या काम किया कि यहां पर एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम, नाम सुना है आपने मसूलीपट्टनम का। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, वो सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री नहीं खोली, उन्होंने 1611 में, कितने में बेटा, 1611 में प्रथम फैक्ट्री, याद रख लेना, आपको मैं बता देता हूं कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री जो थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम में ही खोली गई थी। ठीक है, और ये मसूलीपट्टनम जो था वो
मद्रास के अकॉर्डिंग आता था। किसके आता था? ठीक है, तो चंद्रगिरी के राजा से इसे पट्टे पर उन्होंने ले लिया और यहां पर जो है क्या काम करा, उन्होंने पूरी तरीके से मसूलीपट्टनम में अपनी पहली, अंग्रेजों ने यहां पर प्रथम फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह नगर था, मैं आपको बताऊं आज भी बंदरगाह है और कल भी बंदरगाह था ये मसूलीपट्टनम। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जब यहां पर खोल दी तो जहांगीर बादशाह जो है इनके इससे जो है लड़ाई से, जब इन्होंने जो पुर्तगाली बेड़ों को हराया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या काम करा, हुआ क्या कि 1613 में, कितने में बेटा आपको बता दे, ठीक है 1613 में, 1613 में जो है सूरत में, कहां पर आपको बता दें, सूरत में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री, याद रखना अभी मैं आपको बता देता हूं, मसूलीपट्टनम जो था वो हिंदुस्तान से बाहर था, समझ रहे, ये एक बंदरगाह था और ये एक टापू के रूप में था, समझ रहे, बाहर तक, लेकिन प्रॉपर हिंदुस्तान के अंदर जो था वो सूरत आज भी है और कल भी था और रहेगा। नहीं समझे बात? अरे बोल तो जाओ, इतने सीधे तो ना हो तुम, या बहुत ज्यादा ही सीधे हो। और अगर ना बोल रहे तो मेरे पास वो हथियार भी है कि मैं बुलवा लूंगा, जितना मैंने मध्यकालीन पढ़ाया अभी खड़ा करके सबसे सुन लूंगा। और अगर जो ना सुनाए तो बारिश पड़ रही है बाहर खड़ा कर दूं, बताओ क्या जाना है? अच्छा, कोई नहीं जाएगा, बारिश पड़ रही, आराम से पढ़ो, देखो बड़े मजे का टॉपिक है। ऐसा है कि कभी के दिन बड़े तो कभी की रात, सदा दिन एक से नहीं रहते हैं। और हमने देखा बच्चों, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है, उम्र का तकाजा होता है, जब इस सीट पे बैठते हैं ना, हमें भी बड़ा आनंद आता जब हम यहाँ पे बैठते थे, और अभी भी बैठ जाएंगे। बस अब ये है कि हम लोग पढ़ाने आते हैं आपको, आप ये सोचेंगे मलिक सर पीछे बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारा भी मन करता है पीछे बैठ के पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि होता है आदमी का कुछ नॉलेज मिल जाए, किसी से भी ज्ञान जो है होना चाहिए। आज आपको ये कठिन लगेगा, भारी लगेगा, लेकिन एक दिन क्या है कि जब आपको इंटरेस्ट जाग जाएगा फिर कोई भी चीज आपको भारी नहीं लगेगी। अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो तुम तो ये चाहते हो हिस्ट्री पूरी पढ़ दूं, ज्योग्राफी पूरी पढ़ दूं, इकोनॉमिक्स भी पूरी पढ़ दूं, कुछ नहीं छूटना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा संभव नहीं है। जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, या जितने भी एसडीएम वगैरह बने हैं, वो प्रॉपर अगर उनसे कोई क्वेश्चन करोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, सारी चीज वो भी नहीं पढ़े, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी तुक्का लग ही जाता। मुझको अच्छे से याद है कि जब मैं उस समय दिल्ली पढ़ रहा था तो एक बंदा था, उसने ग्रेड सेकेंड जो सीबीआई ऑफिसर के लिए फार्म भरा जाता है, उसने वो मतलब ऐसे ही था, मनमोजी था लड़का वो, और लड़कों में ज्यादा घूमता था। तो उसने क्या काम किया, फॉर्म डाल दिया, बोले यार हम भी चलेंगे घूमने देहरादून, दिल्ली से देहरादून सेंटर डाला उन्होंने, देहरादून डाल दिया, बोले यार हम भी चलेंगे घूमने यार, जब वहां पे देख के आएंगे यार, क्या बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया भाई वो भी जगह। बोले ठीक है, पेपर डाल दिया। और जब वो पेपर होने के लिए आया तो बोले भाई यार तुम्हारा एडमिट कार्ड भी निकालो, अरे हम ना जा रहे यार। अचानक में वो कहीं से आया था, आने के बाद बोला चलो यार गाड़ी में बैठो, मैं चल रहा हूँ लेके, उसके पास गाड़ी थी, ठीक है, मतलब क्या था कि वो लड़कों टाइप में रहने वाला था, खाने पीने वाला बंदा था वो, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं, सब पढ़ रहे हैं, वो आराम से जो है इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहा है, इसी टाइप का था। उसको यकीन मानना 100 नंबर के पेपर में मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 क्वेश्चन अगर ठीक कर पाया तो कर पाया, ना वो भी नहीं, सिर्फ नाम चार को घर वालों को दिखाने के लिए वो वहां पर पढ़ रहा था। ठीक है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का था वो, मैं आपको बता देता हूँ, केवल वैसे ही घर से अच्छा था। अब तुम समझ जाओ, जो अच्छा था तो वो तो पूरे दिन गली मोहल्लों में यारी दोस्ती में घूम रहा, घर वालों को पता है कि दिल्ली में लड़का पढ़ रहा। होगा क्या कि वो बोला यार चलो घूमने चल रहे, मेरी गाड़ी में बैठ लो, तो लड़के जो है उसकी गाड़ी में चले गए बैठ के सब। ठीक है, तो बोले पेपर, बोले पेपर कौन दे रहा, बोले यार जब आया तो 2 घंटे की बात है यार, दे ले यार, हैं पेपर तो दे ले। अरे ना यार, इतने तुम जो है पेपर देखाओ, मैं घूम लूंगा। अचानक की बात उसके दिमाग में आ गई, उसने वो पेपर दे दिया, सारे बच्चे फेल और वो पास। समझ रहे हो बात? यूं कह रहा तुक्के ही लगाए थे मैंने जिंदे,
सारे बच्चे फेल वो पास। आज वो सीबीआई का इतना बड़ा ऑफिसर है, मयंक नाम है उसका, इतना बड़ा ऑफिसर है कि समझ लो कि पूरा डायरेक्शन करता है वो वहां पे, समझ रहे हो आप। और कम से कम 1.5 लाख प्लस सैलरी है उसकी, और गाड़ी में घूमता है, और कम से कम 4 5 8 पुलिस वाले उसके साथ रहते हैं। मैं उस बंदे की बता रहा हूं तुमको। तो वक्त का कोई नहीं पता किस करवट ऊंट बैठ जाए मेरे भाई, ठीक है। पर ये मत सोचो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, ये मत समझ लेना। ये तो तुक्कों की बात थी, बस उसका लक था, चल गया चल गया। नहीं, कैप्चर तो जब ही करेगा जब क्लास में जाएगा। जब क्लास में ही नहीं जा रहे तो कैप्चर क्या करेगा, ठीक है। तो भाई तुक्के तो फुक्के होते हैं, आपने सुना ही होगा पहले से। तो तुक्कों पे ध्यान ना दे करके, लेकिन मेहनती बच्चे जो हैं अक्सर, ये देखिए यूपीएससी की क्लास है, इसे हल्के में ना लें। इसमें वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो मेहनत करता, क्योंकि मेंस के अंदर ना तुक्का काम करता है, ना उसकी नानी ना उसकी दादी, ठीक है। मेंस के अंदर सिर्फ ये काम करता है और ये चलता है, और ये जब चलता है जब यहां से डायरेक्शन देता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और बिना ताजों के सरताज नहीं होते। और अपनी मंजिल को ढूंढ लेने अंधेरों में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए याद रख लेना मेरी बात को, कि अगर आपको कामयाबी लेनी है तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। इधर आइए, अभी अंग्रेजों से सीखेंगे कैसे कामयाबी ले रहे हैं। देखो, अब मैं थोड़ा अंग्रेजों में स्पीड बढ़ा देता हूं आपकी, थोड़ा तेजी से कर देता हूं फिर मैं। तो बच्चों, 1613 में बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों की इस चीज को देख करके कि यार ये मजबूत है और इन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो है वो जहांगीर ने दे दिया। जैसे ही जहांगीर ने दे दी तो जहांगीर ने कहा भाई शर्त एक होगी। बोले क्या? बोले आपको एक एलची देना पड़ेगा हमें। अब एलची आप जानते नहीं क्या होता है। एलची होता है कि अंग्रेजों से बादशाह जहांगीर ने एलची, बंधक, एलची क्या कहते हैं? बंधक। बंधक कहते हैं जमानती के तौर पे। जैसे मान लो आप मेरे से कोई कारोबार करना चाहते हैं तो मैं आपसे कह लूंगा भाई पहले सोना रख दो, चांदी रख दो, जब आप जो है यहां से करोगे। तो अंग्रेजों ने जो उनका मतलब जो है बादशाह जहांगीर ने जो उनका मुख्य व्यक्ति था, ठीक है, उनमें से कोई बढ़िया इंसान था, उसे बंधक के तौर पे अपने पास रखा। उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पेट पे लात मार दे और हमें दिक्कत बाद में आ जाए किसी तरीके की। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया भी हिंदुस्तान के साथ में। होता क्या है कि इसी बीच जब वहां पर जो है एलची मिला और उन्होंने व्यापार के लिए वहां पे खोल दिया, तो 1615 में, कितने में बेटा आपको बता दूं, 1615 में, याद रखना क्या हुआ, 1615 में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो हिंदुस्तान आ गया। ये प्रथम अंग्रेज जो था, कहने का मतलब है ये व्यापारी था, लेकिन जो टॉमस रो था, अंग्रेज यात्री के नाम से भी जाना गया इसको, ये मुगल दरबार के अंदर आया 1615 में। और जब ये मुगल दरबार में आया तो इसने क्या काम किया, ये भी जेम्स प्रथम के नाम का एक पत्र लेकर के आया। जेम्स प्रथम से लेकर के आया, और आने के बाद इसने बादशाह अकबर के नाम का लेके आया ये भी। और आने के बाद में जो है इसने क्या काम किया, जहांगीर और जो है शाहजहां को दो को शाही फरमान लिखे और उनके दरबार में रहने लगा। ये 1616 से 1618 तक मुगल दरबार के अंदर रहा। किसके अंदर रहा ये? और ये भी बादशाह जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान आया। और इसने यहां से क्या काम किया, एक पत्र निकाला जिसका नाम था परफेक्ट, और उस परफेक्ट नामक पत्र से जो है इसने हिंदुस्तान का पूरा ब्यौरा लिया। और 1616 तक अंग्रेजों ने क्या काम किया, इसके आने के बाद में 1616 तक जो है तीन जगह कौन सी मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा और सूरत, चार हो गई ना, ठीक है। बुरहानपुर ये आगरा के करीब में मैंने आपको बताया था, ठीक है, आगरा, ठीक है, सूरत, और आपका जो है अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में, ठीक। यहां पर अंग्रेजों को जो है व्यापार करने की अनुमति जो है जहांगीर ने दे दी। जब जहांगीर ने यहां पर दे दी तो होता क्या है कि 1618 में यहां पर आपने सुना होगा एक फारस की खाड़ी का नाम सुना है ना, ठीक है। तो 1618 में, कितने में, 1618 में फारस की खाड़ी पर, फारस की खाड़ी में जो फारस का शाह था उसने क्या काम किया, यहां पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था जास्क।
जास्क बंदरगाह पे उसने अंग्रेजों को आमंत्रित किया और अंग्रेजों से बोला कि वो यहां से आप व्यापार स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि उसको लगा कि अंग्रेज बड़े पैमाने पर व्यापार करेंगे। अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान से यही व्यापार नीतियां अपनाई। उन्होंने वहां से सोना चांदी लाए, यहां से मसाले और कपड़ा वगैरह ये सब खरीदा, ठीक है, और खरीदने के बाद वो भेजना स्टार्टिंग कर दिया। लेकिन अभी तक नहीं, अभी आप समझना, अभी नॉर्मल वो व्यापार यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पर मसाले वगैरह नई नई चीजों का व्यापार अंग्रेज यहाँ पर अपने दिमाग में डाले थे। उन्होंने क्या काम किया कि अब जब फारस की खाड़ी में इनका व्यापार शुरू हो गया, सूरत पे इनका व्यापार शुरू हो गया, तो उस समय हज यात्रा चलती थी, शायद आपको मालूम होगा, ठीक है, हज यात्रा उस समय जो है चलती थी, ठीक है। तो हज यात्रा जब चलती थी तो बादशाह, अब जहांगीर का तो देहांत हो गया, लेकिन उस समय बादशाह कौन था आपको पता है? जहांगीर के बाद में बादशाह कौन आया? शाहजहां। शाहजहां ने क्या काम किया, तो यहां पर आपने देखा होगा पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान और यहां पर ईरान, और ये जो रास्ता था ये लाल सागर का था। सुना है कि लाल सागर के नहीं सुना? तो लाल सागर, अब अरब सागर, सूरत बंदरगाह से लाल सागर और लाल सागर से यहां से अरब सागर, और अरब से यहां पर जो अरब है, अरब के अंदर मक्का मदीना है। तो हिंदुस्तान से जो जहाजी लोग, मतलब जो हाजी लोग जाते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे, ठीक है। बादशाह शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो बादशाह शाहजहां ने अंग्रेजों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखिए, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान से जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा उसका संरक्षण, उसकी देखरेख आपके जहाज करेंगे, आपके अकॉर्डिंग होगी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है साहब, आपका जैसा हुक्म हम बजाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बादशाहों की गुलामी पसंद नहीं थी। उनको केवल यह था कि हमें एक बार ये बाचस दे, हमें यहां पर जो है अपना मौका दें। वो धीरे धीरे धीरे, लेकिन अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो वो केवल अपने यहां पर व्यापारिक नीतियां लेकर के आए थे। हिंदुस्तान से उन्हें व्यापार करना था, लेकिन क्या कि हिंदुस्तान के लोगों को जब देखा, उन्होंने, जाहिल पागल है बिल्कुल, ठीक है, अनपढ़ है। याद रख लेना मेरी बात को, मैं आपको बच्चों बता रहा हूं कि जिस घर का पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा, जो आज भी अनपढ़ लोग हैं, मैंने देखा है ज्यादातर लोग जुआ खेलने में मशगूल हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जुआ खेलने में मशगूल मतलब कैसे? आपने देखा होगा सट्टेबाजी लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप चल रहे हैं, या मजदूर बुनकर, इस तरीके के, मतलब शिक्षा से वो वंचित हैं, अपने हक को नहीं मांग सकते। वो कभी आने वाले 15 से 20 साल छोड़िए, 40 साल तक उनके घर की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, जो आज की डेट में अनपढ़ हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। आने वाले 50 साल उनके घर कभी भी आपका कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो बेटा उनका अनपढ़ है तो उसके घर में जो बहू आएगी वो भी अनपढ़ होगी, या उसको पढ़ी लिखी लड़की दे देगा कोई अनपढ़ को? मेरी बात बताइए, कोई अनपढ़, आप लड़कियों में से कोई, मतलब सब पढ़ी लिखी हैं, MA BA वगैरह वगैरह हैं, डिप्लोमेट्रिक भी हैं, तो कोई अनपढ़ लड़के से अगर आपकी शादी करें तो आप करेंगी? अरे भाई, उसके पास गाड़ी बंगले सब चीज है, लेकिन मुझे बताइए अगर वो अनपढ़ होगा तो आप शादी करेंगी? नहीं करेंगी ना। लव मैरिज? अरे तो कम से कम लव तो हो भाई। लव होगा किससे? अपने लेवल के आदमी से तो लव करेंगे। अब वो वहां पे जो है नाला साफ कर रहा है, वहां पे मिट्टी ढो रहा है, ठीक है, और वहां पे जो है झाड़ू मार रहा है, तो उससे लव कर लेंगी ये। तो हर एक मुस्कान ना बने, हर, अरे मैं तो अच्छी की बात कर रहा हूँ, पढ़ी लिखी लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं तो अनपढ़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, शादी अनपढ़ों की भी होगी, शादी अनपढ़ की होगी, लेकिन उसको वैसी मिलेगी अनपढ़। बोले कहां जा रिया, बोले कहां जा रिया, अब आ रिया, ठीक है, तो उसको वैसी मिलेगी। अब ये पूछेगी कहां जा रहे हो, तो कहेगा प्लीज लिसन टू मी, आ रहा हूं, ठीक है। तो इनको ऐसा चाहिए भाई, मेरी बात में कोई डाउट है ना? तो जब अनपढ़ बीवी आएगी, अनपढ़ वाइफ आएगी उसकी, तो वो बच्चे जब पैदा होंगे तो वो तो उन्हें भी जो है कक्षा 3 में करा दूं, कक्षा 2 में करा दूं, ठीक है, तो वो 5 से 10 साल ऐसी निकालेगी। वो फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर उसकी शिक्षा का चयन किया जाएगा दूसरों की सलाह के अनुसार। फिर जब कहीं जाके वो पढ़ेगा, अब वो माँ बाप को भी बेवकूफ बनाएगा, अरे तुम तो अनपढ़ हो, हम तो पढ़े लिखे हैं, तो वो जो है 9 के 100 लेगा सीधे। बोले पापा इसमें जो है 150 रुपए का खर्च है, वहां चाहे 10 रुपए का खर्च। समझ रहे हो? अब वो तो खुश होकर देगा, हम तो अनपढ़ रह गए, तू तो मत रहे, ले 150 ले जा, ठीक है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए, हमने कहा था ना
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और याद रखना, जो शिक्षित व्यक्ति है ना, वो अपनी आवाज को कहीं नहीं दबाता, वो हक के साथ में लड़ता है, बोलता है, क्योंकि उसकी नॉलेज है, उसके पास इतना दमखम है कि वो आपसे फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं यार उसके सामने बात कर ले। हम खुला चैलेंज कह रहे हैं, कोई भी अधिकारी आए बस सस्पेंड ही तो कर देगा, और ज्यादा थोड़ा ही ना कर लेगा, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन जो राइट है हम भी तो उसको फांस सकते हैं, वही थोड़ा ही ना हमको फांसने वाला। भाई हम भी उसके खिलाफ लिखेंगे, हमें रीजन बता, लिखित में दे रीजन, किस रीजन से हटाया, हो सकता है वो रीजन गलत हुआ, मुकदमा करना भी जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। तो ये पढ़े लिखे आदमी की बात है, उसका अगर उसको नॉलेज है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो अपना हक मांगेगा। लेकिन अनपढ़ भाऊ जी, ठीक है, यही काम चलाएगा। आप बता, गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ठीक है, तो अनपढ़ में अंतर ये था। और ये मुगल बादशाह क्या थे, सब शानो शौकत में जीते थे भाई, इनकी तो बात अलग थी, है ना? तो होता क्या है कि जब जास फारस की खाड़ी, सॉरी हज को जाने के लिए बात चल रही थी, बादशाह शाहजहां ने हज की जिम्मेदारी जब इनको दे दी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी, तो अंग्रेजों का बाचस बड़ा, उनको लगा यार हमारा मामला बढ़िया हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या काम किया, 1632 में, कितने में? अंग्रेजों ने 1632 में क्या काम करा कि गोलकुंडा, जो बीजापुर के अकॉर्डिंग आता था, गोलकुंडा नाम सुना है आपने, गोलकुंडा? तो 1632 में गोलकुंडा पर उन्होंने क्या काम करा, 10,000 वार्षिक पौंड, ठीक है, जो वार्षिक पैगोड़ा, पैगोड़ा होती थी साउथ इंडिया की धनराशि, ठीक है, ये एक धनराशि का नाम था पैगोड़ा उस समय, ठीक है, ब्लैक पैगोड़ा का नाम भी सुना होगा आपने। तो वहां पर जो थी, उन्होंने क्या काम करा, गोलकुंडा में 500 थी, 10,000 नहीं थी, 500 पैगोड़ा की जो धनराशि वार्षिक तय कर ली, और वहां से व्यापार की अनुमति ले ली। उसके बाद में वहां से स्वतंत्रता पूर्वक इन्होंने जो है व्यापार करना स्टार्टिंग किया। 1639 में फ्रांसिस डे से चंद्रगिरी को पट्टे पर ले लिया। उसके बाद में 1682 में, 42 में, ठीक है, जो चार्ल्स प्रथम था ब्रिटेन का राजा, आपने सुना होगा, तो चार्ल्स प्रथम ने सूरत और गोवा पर भी अधिकार जता लिया। गोवा और सूरत दोनों पर अधिकार जताने के बाद उन्होंने वहां से व्यापार करना स्टार्टिंग कर दिया। 1661 में, कितने में? 1661 में, याद रखना मेरी बात, 1661 में आपने सुना होगा कैथरीन ब्रेगेंजा, नाम सुना है आपने, ब्रेगेंजा, याद रखना, ये जो थी पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा। ये क्या हुआ कि ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से क्या हो गई, इसका कनेक्शन हो गया, कनेक्शन मतलब ये उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, कौन? कैथरीन ब्रेगेंजा। अब वो पुर्तगाली था और वो था अंग्रेज, ठीक है, तो अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों में जब आपस में सेटिंग हुई, तो अंग्रेज बोले कि यार चलो कोई बात ना है, कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह जो है वो चार्ल्स द्वितीय से ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, पुर्तगालियों ने 1661 में कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह कर दिया, किसके साथ में? चार्ल्स द्वितीय के साथ में। विवाह में क्या काम किया, इतने कमीने थे ये, दहेज में दे दिया हमारे हिंदुस्तान का मुंबई, समझ रहे हो, दहेज में क्या इस्तेमाल करा इन्होंने? अब अभी सुनो तो हमारी बात, बड़े गौर करने की बात है, मतलब दूसरे के घर में आग लग रही है, आज अंग्रेज सेक रहे हैं, समझ लो अभी बात को, अभी तक नहीं, अभी कोहराम मचाने वाले हैं ये, ठीक है। तो कैथरीन ब्रेगेंजा की जब शादी हुई ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से, तो बंबई जो था उन्होंने क्या काम करा, दहेज में दे दिया। और जब बंबई दहेज में दे दिया, तो बंबई को इन्होंने 10,000 वार्षिक पौंड पे बाद में चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना के हिसाब से दे दिया कि आप हमें उतना पैसा दे दिया और आप जो है व्यापार पूरा बंबई से करो, ठीक है। इसके बाद में यहां से मैं आपको बता देता हूं, कहानी खराब सबसे पहले यहां पर होती है कि 1651 में, कितने में बेटा? कहानी खराब यहां होती है कि 1651 में, कितने में? 1651 में आपने सुना होगा शाह सूजा का नाम सुना होगा, ब्रिटिश सम्राट शाह सूजा, उसकी पत्नी बीमार थी। तो एक अंग्रेज जो था, मैं आपको बताऊं, उसकी पत्नी को ऐसी बीमारी थी कि वो लाइलाज थी, वो हो नहीं सकती थी, ठीक नहीं हो सकती थी पूरी तरीके से। तो एक अंग्रेज था, ठीक है,
डॉक्टर वॉटन, क्या नाम था इसका, डॉक्टर वॉटन। तो डॉक्टर वॉटन ने क्या काम करा कि सासूजा की पत्नी का क्या कर दिया, उसने इलाज कर दिया, और जो लाइलाज थी, मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता था, वो ठीक हो गई। और उसकी खुशी में हुआ क्या कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की जो है व्यापार, बोले मुक्त व्यापार करो यार, टेंशन मत लो, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान करा, हमारी पत्नी को बचा दिया, ठीक है। और यहां पर जो है उनके कब्जे में लगा बंगाल, दूसरा क्या लगा प्लस बिहार, और तीसरा क्या लगा प्लस उड़ीसा, ठीक है। इस समय बादशाह औरंगजेब था, शायद मालूम होगा आपको, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, बादशाह औरंगजेब था, ठीक है। तो बंगाल के अंदर जो है इन्होंने जब वो कर दिया, तो उड़ीसा बंगाल की इसको दीवानी दे दी गई, बोले आप यहां से व्यापार कर सकते हो। जब इन्हें यहां पर छूट मिली, तो बंगाल की जो धरती थी, मैं आपको बताऊं, इसने अंग्रेजों की नीयत खराब कर दी। कहानी यहां से बिगड़ती है बच्चों, कि बंगाल की जो धरती थी, इसने अंग्रेजों की नीयत जो है वो खराब कर दी। अंग्रेजों को लगा कि सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बंगाल की धरती जो है वो सर्वाधिक, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि जो थी वो कहां पर थी, वो बंगाल की थी। और जब बंगाल की सबसे उपजाऊ भूमि थी, तो पहले नंबर पर जो बड़ा रीजन रहा वो रहा नील, और दूसरे नंबर पर जो बड़ा रीजन रहा वो रहा कपास। समझ रहे हैं मेरी बात, नील और कपास दो बड़े रीजन रहे। अब हुआ क्या कि ये जो भारतीय नील था, नील क्या था, कलर था जो कपड़ों को रंगीन करने में था, ठीक है। कपास जो है वो वास्तविकता में पहले चाइना में था, लेकिन हिंदुस्तान में भी कपास उगता था। लेकिन दोनों में पहले मैं नील को समझाना चाहूंगा। हिंदुस्तानी जो नील था उसकी भारतीय मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई, इतनी डिमांड बढ़ गई कि नील मिलने को तैयार नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर नील की खेती जो कराना था वो अंग्रेजों का काम था। आपको पता है कि बिहार के अंदर जो नील आंदोलन हुआ, जो चंपारण आंदोलन हुआ बिहार में, वो इसी पर हुआ, क्योंकि नील की बढ़ती मांग को देखकर अंग्रेजों ने क्या काम किया, 3/20, अर्थात इसको कहेंगे तीन कटियां प्रणाली। क्या कहेंगे, तीन कटियां प्रणाली। अंग्रेजों ने क्या काम किया, हिंदुस्तान के किसानों पर जो है जबरन 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी। और नील जिस खेती में, जिस जगह पर मतलब नील की पैदावार की जाती थी, तो वहां की उपजाऊ खत्म हो जाती थी, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत अंदर तक जाती थी और वो बाद में दिक करती थी। मैं आपको बताऊं, तो नील की खेती जो है जब यहां पर अनिवार्य कर दी, लोग परेशान हो गए। अब हुआ क्या कि शुरू में तो मजा आया, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने भारतीय बाजारों पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान के लोग तो पागल हैं, अनपढ़ हैं, इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उनको गालियां देते, मक्कारते, डकारते, और लास्ट में उनका शाम तक जो है माल नहीं खरीदते। ये लोग परेशान हो जाते, शाम को जाकर के औने पौने दाम में उसको खरीद लेते, और खरीद कर उसे लाद कर वो इंग्लैंड के बाजारों में जो है उसको जहाजों के माध्यम से बांट कर इंग्लैंड बेचते, और इंग्लैंड में उसको तैयार करा करके वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका व्यापार करते। जो वो यहां पर 5 से 10 रुपए किलो चीज खरीद रहे, वो वहां पर कम से कम 1000-1200 रुपए, 800 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने वहां बेचना स्टार्टिंग किया। इतना बड़ा प्रॉफिट हिंदुस्तान से उन्होंने कमाया, उन पे पैसा आया, लोगों के मुंह पे मारा। भारतीय लोगों को क्या जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने दिमाग तो कभी लगाया नहीं, ठीक है। डंडा उठाया और खोपड़ी में मार दिया और बाद में जेल के अंदर। यही सिस्टम रहा हिंदुस्तानियों का। ये हकीकत बता रहे हैं हम, ये सच्चाई है। अगर हकीकत से बोलने वाला इंसान, अगर उसके शब्दों में जान है और अगर वो उसकी पहचान रखता है, याद रखना, आप जानते हैं पॉलिटिशियन कौन बनता है? पॉलिटिशियन कोई आदमी जो है, पैसे वाले बहुत हैं लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद के अंदर इतने पैसे वाले हैं कि दिल्ली के अंदर नहीं मिलेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और दिल्ली के जो बड़े बड़े सेठ हैं उनकी मुरादाबाद के अंदर कोठियां हैं, उनके कारोबार दिल्ली में है लेकिन रहते वो मुरादाबाद में। आप हल्के में मत लेना मुरादाबाद को। पूरी दुनिया के अंदर पीतल के कारोबार के नाम से जाना जाता है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े पैसे वाले जो रसूखदार होते हैं वो नेता नहीं बन सकते। नेता केवल वो व्यक्ति बनता है जिसको बोलने के, उसके शब्दों का क्रम ठीक है और वो क्या बोल रहा है उसको ये पता होना चाहिए, कानूनी रूप में तो वो फंसा नहीं है, ठीक है। तो हकीकत यही थी कि कोई भी आदमी अंग्रेजों के सामने अपने अधिकार को नहीं उठा सकता था। आपको पता है जो बोलने वाले थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, हिंदुस्तान को आजाद भी कराया इन अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने भारतीय मार्केट के अंदर जो है किसानों की दुर्दशा खराब करा दी। उन्होंने कपास की खेती को जबरन, शाम को कपास खरीदा तो मतलब जो है पूरे दिन कपास लेकर के हमारे हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं और मतलब अंग्रेज कपास खरीदने को तैयार नहीं। उनको लगा कि यार जो भी मिलेगा चलो घर का खर्च तो चलेगा, क्योंकि एक घर में 8 लोग और 2 मजदूर हुआ करते थे तो वो उसके लिए घर के पैसे चलाने के लिए
समझ रहे हैं आप? वो क्या करते थे, पूरे दिन, हमारा जो हिंदुस्तान था वो एग्रीकल्चर डिपेंड था, एग्रीकल्चर में सारे लोग लगे रहते थे, लेकिन कुछ चीजों की जरूरत तो आपका जो है पैसे की होती थी, लेकिन उस समय उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो कपास की खेती करते थे, वो नील की खेती करते थे, अंग्रेज उस चीज को सस्ता खरीदते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों की कमियां नजर आई और उन्होंने उन कमियों का लाभ उठाया। उन्होंने क्या काम किया कि भारतीय मार्केट से, भारतीय बाजारों से औने पौने दाम में खरीदा और वो जो है सीधा इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड तैयार कराया। लेकिन अंग्रेज यहां तक ही हिंदुस्तानियों का शोषण नहीं करा, उन्होंने हिंदुस्तानियों से कपास खरीदा, जहाजों पर लादा, इंग्लैंड के कारखानों में तैयार किया। हिंदुस्तानी लोग क्या कर रहे, ठीक है, पहले जो है उन्होंने कपास से जो है चरखा चलाया और सूत का गुल्ला बनाया। सूत का गुल्ला बनाने के बाद हाथ से जो है, आपने देखा होगा अंसारी लोग करते हैं, कोई अंसारी तुम में होगा तो जानते ही होंगे, ठीक है, या उनके मोहल्ले में रहते होंगे। कौन मुस्कुरा रहे आप? कौन है अंसारी? देखियो, मैं किसी को ना जान रहा कौन अंसारी है या कोई कर्मचारी है, ठीक है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं ऐसे ही हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा तुम बच्चों का तोड़ देता हूँ, हटा लो, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, याद रखना, इससे बड़ा दुख नहीं है मुझे किसी भी चीज का। ये भी बता दूं क्यों, क्योंकि जब बात मुंह पे आ जाती है तो मैं बता के निकलता हूँ। यहाँ जब आदमी ऐसे रख देता है ना यूं करके, तो ये पूरा जो ब्रेन है हमारा, ये बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है। जब ये रेस्ट में चला जाता है ना, तो धीरे धीरे, कैमरे वालों भी समझ लियो, ठीक है, तो ये धीरे 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 हमारी जो नसें हैं वो रेस्ट में चली जाती है और सो जाती है, और यहीं पे बड़े आराम की शांतिमय नींद निकालने के बाद किताब उठा के बाहर, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप जितना इसको दौड़ाओगे चलोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, उतना ही एक्टिव रहोगे, और जितना बंदा एक्टिव होगा ना वो जल्दी नहीं मरेगा, याद रखना। जिसकी बॉडी एक्टिव होती है ना, जो सुस्ती बॉडी वाले होते हैं ना, उन्हें 25 साल की उम्र में कोई बीमारी घेर लेती है, ठीक है, और फिर वो बड़ी दिक्कत आती है, 35 तक निपटा लेती है, ठीक है। पता तो किसी का भी नहीं है, एक्टिव का भी नहीं पता, क्या पता जाके कहीं ठोक दिया मर गया, तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन बशर्ते क्या है, मौत तो आनी आनी है, लेकिन जीते जी तो हम याद करें। वैसे बच्चे कभी कभी हमें मौत को याद करते हैं, आप नहीं करते? देखो, मृत्यु को याद रखना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ना तो हम रहेंगे ना आप रहोगे, हो सकता है ऊपर मिले हम, कभी मिलेंगे या ना मिलेंगे ये भी नहीं पता, अभी मिल रहे हैं फिर चले गए, कौन आया यहाँ कौन ठहरा। ये मैंने आपको एक शेर सुनाया था मैंने, बहुत सारे कहाँ सुनाए, मैंने एक ही सुनाया था, ठीक है, और वो मैं फिर भूल जाता हूँ, मुझे फिर याद आ जाएगा ठीक है, अक्सर कह रही हैं कि मैं सुना देती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनाओ सुनाओ। मैंने कहा था कि दो आरजू में कट गए तो इंतजार में, है ये वाला तो शेर अभी नहीं आपको याद हुआ? तुमने नहीं सुना? उम्रे दराज खरीद कर लाए थे 4 दिन। क्या बोला मैं? उम्रे दराज खरीद के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। समझ रहे हो कि हम ऊपर वाले से 4 दिन की आरजू करके लाए थे, भाई 4 दिन की जिंदगी दे दे, तो दो तो हमारे जो है आरजू में के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दो इंतजार में कब हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम बुढ़ापा आ गया चल गए। 40 साल के बाद इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और 16 साल से इच्छाएं शुरू होती हैं और 25 साल पे डाउन मार देती हैं, याद रखना। और शाहिर लुधियानवी का शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपने जीवन में उतारे हुए हूं मैं, और मैं जीवन को आनंद के तरीके से जीता हूं। मुझे कितनी भी टेंशन हो, मैं अगर ऐसा रो रहा हूं और पीछे से मुझे किसी ने आवाज मार दी, तो समझ लो वो मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते। ये मेरे अंदर में, कितने भी गम में हूं, कितने भी गम में हूं। आपको बताऊं, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे ना, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मैं क्लास पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद फिर मैं निकल के गया, दुर्भाग्यवश वो लंबी कहानी है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं उस समय क्लास पढ़ा रहा था, तो मुझे बार बार, मतलब जब बोर्ड की तरफ को जाता था मैं, तो मेरा दिल भर आता था, मतलब फिर मैंने एकदम छोड़ा, क्योंकि फिर हिम्मत
शब्द निकल नहीं पाए थे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है अक्सर। ये दुनिया जब तुम्हें गम देती है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है, उससे किसी की शिकायत नहीं, वो ईश्वर देता है उसको। मौत अपने ऊपर बहाना नहीं लेती कभी, चाहे वो कुछ भी हो, बीमार करके मार दे, कहीं ले जाके मार दे, लेकिन मौत बहाना नहीं। ऐसा मर गया, ये घर में पड़ा पड़ा था, बोर हो गया तो मर गया, जहर खा के मर गया, ये मोहब्बत में कूद गई नाली में, नहीं वो नाले में मर गया। ठीक है, इसने पॉइजन ले लिया। बहरहाल मौत जो है एक ऐसी चीज है, वो अपने ऊपर बहाना नहीं रखती। मोहब्बत में मरना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है जो किसी की मोहब्बत में जहर खा के मर जाए, डूब के मर जाए, कूद के मर जाए, सबसे बड़ा गुनाह है जीते जी जीवन का। ठीक है, ये सत्य बता रहा हूं, अंग्रेजों की बात करें। ठीक है, अगला स्टेप था कि ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया, कपास हिंदुस्तान से खरीदा, खरीदने के बाद उसको क्या काम किया उन्होंने, इंग्लैंड के कारखानों में भेजा। इंग्लैंड के कारखानों में, अभी हम बता रहे थे कि हिंदुस्तान के लोग, उन्होंने सूत काता, गुल्ले बनाए, कपड़ा बनाया, तो उसमें शाइनिंग तो नहीं आती। इंग्लैंड के कारखानों में जो मशीनों से माल तैयार हो रहा, अब उस कपड़े में शाइनिंग आई। अंग्रेज इतने बड़े वाले थे, उन्होंने क्या काम करा, वो वापिस हिंदुस्तान की मार्केट में उतार दिया कपड़ा, हिंदुस्तान की मार्केट में उतारा। अब जिसका हाथ का बुना हुआ उसे खरीद नहीं रहा कोई, मशीन का बुना हुआ कपड़ा देखने में अच्छा, चमक दमक नील लगा हुआ है ना, उसको खरीद रहा। तो अब जो है वो भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग 10 गुना ज्यादा महंगा बेचने लगे। ठीक, और सारा अंग्रेजों का तुरंत एकदम कपड़ा बिक गया, और वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बैठा, लास्ट में अंग्रेज कह रहे देवे तो बता इतने में। ठीक है, सिस्टम वही, अब बेचारे अपने जीवन यापन करने के लिए वो देते। इस तरीके से हिंदुस्तान का शोषण हुआ, और उन्होंने बंगाल को जीता, बिहार को जीता, उड़ीसा को जीता। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, अंग्रेजी साम्राज्य ने हिंदुस्तान के ऊपर इस तरीके से भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया कि अब वो मुगल बादशाहों का भी मुकाबला सामने से करने लगे। मुगल बादशाहों से उनकी संध्या होने लगी, उनको लगा कि हमारा वर्चस्व बड़ा है, उनको लगा कि हमारा वर्चस्व बड़ा, उनकी ताकत बढ़ गई। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य, जो पुर्तगाली साम्राज्य था, उसको हरा दिया, डचों को हरा दिया। फ्रांसीस आए, वो अंग्रेजों का मुकाबला ना कर सके, डेनिस आए, वो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके, डच थे वो मुकाबला ना कर सके, पुर्तगाली थे वो मुकाबला ना कर सके। इसलिए अंग्रेजों का प्रभाव जो था वो हिंदुस्तान पे बड़ा वर्चस्वशाली हो गया, और उन्होंने मुगल बादशाहों को भी ललकारना शुरू कर दिया। मुगल बादशाहों से उल्टी उन्होंने जो है क्या लेना शुरू कर दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में हमारा दुर्भाग्यवश ये रहा, आपको पता है कि एक कहावत सुनी होगी, आस्तीन का सांप हो जाना, नाम सुना हो, कि घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए, आस्तीन का सांप हो जाना, ऐसी कुछ कहावतें सुनी होंगी। और इंसान जो हारता है ना, याद रखना, इंसान को कोई ताकत नहीं तोड़ती, उसका अपना परिवार, उसके अपने अगर उसको तोड़ दे तो बहुत आसान होता है उसके लिए टूटना, समझ ले। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिम्मत प्रतिभाशाली लोग रहे हैं जो किसी से नहीं टूटे हैं, वो अकेले भी चले हैं, तो उनके साथ बाद में कारवा हो गया है, लोगों ने सोचा अकेला है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपके शब्दों में वो जान होनी चाहिए कि आप दुनिया के तख्त को पलटने की हिम्मत रखिए, आपको कोई हरा नहीं सकता, याद रख लेना मेरी बात। अगर आपके शब्दों में जान है, आपकी ईमानदार वाली छवि है, कोई नहीं हरा सकता आपको। ठीक है, ऐसे ही हिंदुस्तानियों के साथ हुआ, वो उतने स्टेबल नहीं थे, अंग्रेजों ने पूरा भारतीय मार्केट पर कब्जा कर लिया, उन्होंने अपनी मनमानी शुरू करी, नील की खेती शुरू करी। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का अत्याचार किया, शोषण किया, बहुत कुछ हिंदुस्तानियों के साथ किया, तो आपको मैं बताऊं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा था अंग्रेजों के अत्याचार को सह रहा था। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ, उसने अंग्रेजों को वो बुरी मार मारी। अंग्रेजों ने जब सुल्तानाती कालिकाता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अंग्रेजों ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर जब कब्जा करा और सिराजुद्दौला ने उसको हटवाया, तो वो हटा नहीं रहे थे। तो उस समय सिराजुद्दौला ने एक काल कोठरी ब्लैक होल की घटना आपने सुनी होगी, ब्लैक होल की घटना में अंग्रेजों को बंद कर दिया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, और जिंदे अंग्रेजों के बच्चे तक कटवाए उसने, बोले काट दो जब ही आ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार करा था। उसने बुरी तरीके से अंग्रेजों को मार मारा। ठीक है, और अंग्रेजों को लगा कि यार ये नवाब सिराजुद्दौला, जबकि नवाब सिराजुद्दौला की उम्र महज 17-18 वर्ष सारी थी। ठीक है, उस समय जो है ज्यादा बड़ा नहीं था, वो मां 16-17 साल का शायद था वो, और उसने इतनी बुरी मार मारी कि अंग्रेजों को बुरी तरीके से उसने कटवा दिया। जब अंग्रेजों को कटवा दिया, अंग्रेज चिढ़ गए। अंग्रेजों की कंपनी को यह बात पता लगी, अंग्रेजों की कंपनी उस समय मद्रास में काम कर रही थी, और वो वहां से अंग्रेजों की कंपनी का बेड़ा, आपने नाम सुना होगा,
प्लासी के युद्ध के लिए हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड, नाम सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, प्लासी के युद्ध के लिए इनके आगमन की अगुवाई हुई और ये सामने आ गए प्लासी के युद्ध में। मैं आपको बता देता हूं, तो प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेजों के सामने जब छिड़ा, आप समझ लेना मेरी बात को, तो उस समय नवाब सिराजुद्दौला को मरवाने वाला कौन था? अबे जाफर, मीर जाफर अंग्रेजों को, नवाब सिराजुद्दौला को मरवाने वाला था, याद रखना। उसने कहा था कि जब युद्ध के मैदान में अंग्रेजों ने उसके साथ चाल खेल दी थी, अंग्रेजों ने मीर जाफर को यह लालच दे दिया कि अगर नवाब सिराजुद्दौला मर गया तो हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। और उन्होंने उस समय जो सेनापति था मीर जाफर, उसका, किसका? नवाब सिराजुद्दौला का। जब वो युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के सेना आमने सामने आई, लॉर्ड क्लाइव उस समय नेतृत्व कर रहा था प्लासी के युद्ध का, तो अंग्रेजों की सेना जब आमने सामने आई, एक तरफ क्लाइव, एक तरफ लॉर्ड क्लाइव और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला, तो क्लाइव की संधि पहले हो गई थी मीर जाफर से। तो जब संधि जाफर से हो गई तो उसने जो है नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि अटैक करो, लेकिन वो कहां करता? सेना उसी के अकॉर्डिंग चलती, सेनापति के, क्योंकि वो सेनापति था। अंततः हुआ यह कि नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल के उस समय प्लासी के युद्ध में अपनी जान बचानी भारी पड़ी और अंत में अंग्रेजों ने उसको पकड़कर मार डाला और मीर जाफर जो था क्या बना? बंगाल का नवाब बना। जब जाफर नवाब बना तो वो बोला अंग्रेज कौन होते हैं भाई, ठीक है। उसने जब ऐसा किया तो अंग्रेजों ने उसको हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम उसका भी बाप था, समझ गए? उसने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, ठीक है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो था हिंदुस्तान में अंग्रेजों की पहली लड़ाई और पहली जीत थी, याद रखना, हिंदुस्तानियों के साथ। समझ गए आप मेरी बात? पहली लड़ाई और पहली जीत थी। अंत में हुआ क्या कि मीर कासिम ने जब अंग्रेजों की नाक में जो है नथेन डाली और सही कर परेशान किया, ठीक, तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो उससे भी ज्यादा आरामी है, इसको हटाओ। उन्होंने फिर मीर जाफर को लेकर के आए और कासिम को उन्होंने हटा दिया। जब कासिम हटा दिया तो कासिम बोला भाई मैं ऐसे नहीं बैठ सकता जैसे जाफर बैठ गया, ठीक है। उसने क्या काम किया? वो दौड़ करके और भाग करके गया, और वो गया कहां मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो दौड़ करके भाग करके गया और उस समय उसने क्या काम किया? जो अवध, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब, भैया अवध हम पूछेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की क्लास है, पीछे दो कन्याएं खड़ी हो जाओ, आप बैठो, मुझे पता है आप बता देंगे। आप मुझे ये बताओ, ठीक है, 5 रुपए वाला पार्ले जी मिलेगा ये जो अवध है ये किसका नाम है? कहाँ बेटा? हाँ जगह का नाम है। कौन सी जगह का नाम है बताओ? कोरमा बिरयानी मिलेगा, ध्यान रखो, बताओ जल्दी जी। देखिए नहीं, गलत है, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अवध जो है वो लखनऊ का प्राचीन नाम है, लेकिन भगवान श्री राम का क्षेत्र है। अवध से राम आएंगे ऐसा कुछ संगीत है, उसके आधार पे आप बता रही हैं, मेरा ऑब्सेंसिव ह्यूमर कह रहा है। तो बता देना चाहता हूं